ये है स्टोरियस और आज हम आपको एक ऐसी बुक की बुक समरी सुनाएंगे जिससे आप लोगों को समझ सकते हैं। आज की बुक समरी है हाउ टू रीड ए पर्सन लाइक ए बुक पर। ये बुक 1971 में पब्लिश हुई थी और इसके राइटर हैं जेरार्ड आई नियनबर्ग और हेनरी एच कैलेरो। ये बुक काफी पहले लिखी गई थी। उस लिहाज से इस बुक के अंदर जितने भी पुराने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हम उन्हें मॉडर्न एग्जाम्पल्स के साथ रिप्लेस करके आपको सुनाएंगे। ये बुक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को अलग तरीके से समझाती है ताकि आप आसानी से कनेक्ट कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीड गेस्चर्स की। अगर आपको लोगों के गेस्चर्स को स्टडी करना है तो एयरपोर्ट इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। 1971 के कंपेयर में आजकल तो वैसे भी काफी लोग एयर ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए आपने किसी औरत को देखा जो अपनी फ्लाइट का वेट कर रही है और वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपनी आर्म्स को प्रेस करती है या रब करती है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसे फ्लाइट से डर लगता है और इस तरह के गेस्चर्स करके वो खुद को ऐसा बता रही है कि सब कुछ ठीक है और आगे भी ठीक ही होगा। इस तरह के फोबिया को एयर फोबिया कहते हैं, जो अक्सर काफी लोगों में पाया जाता है जिन्हें फ्लाइट से या हाइट से डर लगता है। दूसरी ओर एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ है और अपने घुटनों पर दोनों हथेलियों से कसकर एक पकड़ बनाई हुई है। बीच बीच में वो अपने पैर हिलाता भी है, इधर उधर देखता है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसे अपने फ्लाइट के लेट हो जाने का डर है। बैगेज क्लेम काउंटर पर आपको वो लोग सबसे ज्यादा खुश दिखाई देंगे जो अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए हैं। कुछ लोग अपने हाथों को क्रॉस करके बैठे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज सबसे पहला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जब आप हाथों को क्रॉस किए हुए बैठे लोगों को देखते हैं तो आप समझ जाइए कि वो एक डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज है। ऐसे लोग या तो इनसिक्योर या किसी से गुस्से में है। कोल्ड टेम्परेचर में भी इस तरह का रिएक्शन आता है कि हम अपने हाथों को फोल्ड कर लेते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंसान थका है और सपोर्ट के लिए अपने शोल्डर्स का सहारा ले रहा है। स्माइल भी बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी की जेन्युइन स्माइल को जानना चाहते हैं तो उसकी आंखों के पास के रिंकल्स आपको इजीली दिखाई देंगे और उसके लिप्स के कॉर्नर्स काफी स्क्वीज होंगे। क्या आप लोगों की बात को ध्यान से सुनते हैं या फिर अपनी ही बात कहते चले जाते हैं? आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग दूसरे की बात को ध्यान से नहीं सुनते बल्कि वो सुनते भी इसलिए हैं कि उन्हें अपनी बात को बोलने की जल्दी होती है। अच्छे लिसनर्स की सबसे अच्छी पहचान तो ये होती है कि ये आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, ये अपने हेड से नोट भी करते रहेंगे। एंड थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर किसी वजह से उन्हें बीच में उठकर जाना पड़ता है तो वो वापस आकर आपसे फिर से वही बात शुरू करने के लिए जरूर कहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब बात करेंगे हम लाइफ इज ए रियल टेस्टिंग ग्राउंड की। वैसे तो किसी भी मशीन को मार्केट में उतारने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है कि वो कितनी टिकाऊ है और उसके अंदर किस तरह की क्वालिटी है, पर असली टेस्टिंग होती है जब रियल लाइफ में उसे यूज किया जाता है। तो लाइफ इज ए रियल टेस्टिंग ग्राउंड। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि हेनरी फोर्ड ने अपनी कार्स के अंदर एक ऑटोमेटिक लॉक लगाया। ये लॉक खुद ब खुद लॉक हो जाता था जब कार 9 माइल पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाती थी। इस लॉक की अच्छी तरह से कंपनी के अंदर टेस्टिंग हुई। उसके बाद मार्केट में नई कारों के साथ इस ऑटोमेटिक लॉक को भी लगाया गया, लेकिन जल्दी ही एक के बाद एक उन नई कारों में लॉक से रिलेटेड कंप्लेंट्स आने लगी। एक्चुअल में होता क्या था कि जब कार मालिक अपनी कार को वॉशिंग के लिए लेकर जाते थे तो ऑटोमेटिक वॉशर्स पर कार के पहिए घूमने लगते थे और 9 माइल पर आवर की स्पीड तक जब पहुंच जाते थे तो कार खुद ब खुद लॉक हो जाती थी। अब कार की धुलाई के बाद कार के अंदर तो जाना ही पड़ता, जिसके लिए लॉक खोलने वाले को बुलाना पड़ता था और इस तरह से हेनरी फोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। इसी तरह से लाइफ में ह्यूमन गेस्चर्स का रोल है। आप बस एक या दो ह्यूमन गेस्चर्स को देखकर ये नहीं जान सकते कि वो इंसान एक्चुअल में कैसा है।
जब तक कि रियल लाइफ में आप उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं कर लेते। लोग अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंट लेवल से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कई बार किसी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आप कम्युनिकेट करने में फेल रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले की एम्पैथी से आपके कम्युनिकेशन का कनेक्शन नहीं बन पाया। एम्पैथी उस इमोशन को कहा जाता है जिसमें आप सामने वाले के इमोशंस को सेम तरीके से फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड गेट में खड़ा है और आप उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है, ये जानते हुए भी कि आप उससे बात करना चाहते हैं। तो ये एक क्लियर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बिना बोले ही उसने आपको बता दिया कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता। गेस्चर रीडिंग के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है, अब बात करेंगे हम उन मटेरियल्स के बारे में। राल्फ वॉल्डो ने कहा था, द आईज ऑफ मैन कन्वर्स एज मच एज देयर टंग्स विद द एडवांटेज दैट द ऑक्यूलर डायलेक्ट नीड्स नो डिक्शनरी बट इज अंडरस्टूड द वर्ल्ड ओवर। मतलब कि आंखों की भाषा बिल्कुल हमारे बोलने की भाषा की तरह ही होती है। तो गेस्चर्स का फर्स्ट मटेरियल है फेशियल एक्सप्रेशंस। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक अनाउंसमेंट सुना देते हैं। 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर हम बुक गिव अवे करने वाले हैं। तो चलिए बुक समरी आगे कंटिन्यू करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी क्लासिक बुक द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स में ये पता लगाने के लिए कि क्या सभी ह्यूमंस एक जैसे हाव भाव दिखाते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दुनिया भर में फैले अपने फॉलोअर्स को भेजे। क्या सरप्राइज दिखाने के लिए आंखें और मुंह खोलकर और आईब्रोज को ऊपर उठाकर ही एक्सप्रेस किया जाता है? अक्सर आपने कार्टून कैरेक्टर्स में भी देखा होगा कि एनिमेशन के टाइम कार्टून कैरेक्टर्स आंखों को बड़ी करके, मुंह खोलकर, आईब्रोज को ऊपर करके सरप्राइज एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन में डार्विन ये पूछना चाहते थे कि वर्ल्ड में सभी इसी तरह से सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि जब कोई शर्माता है तो ब्लश करता है, क्या इससे उसकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, और इस पैरामीटर से किस लेवल तक शर्म को मेजर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन डार्विन ने पूछा कि जब भी कोई गुस्से में होता है या फिर कोई रेवोल्यूशन करता है तो वो अपनी आईब्रोज को सिकोड़ लेता है, अपने हेड को एकदम स्ट्रेट रखता है और अपने शोल्डर्स को चौड़ा कर लेता है, मुट्ठियां भींच लेता है। क्या वर्ल्ड में सभी जगह इस तरह से होता है? फोर्थ क्वेश्चन था कि क्या हर कोई डीप थिंकिंग करते टाइम अपनी आईब्रोज को सिकोड़ लेते हैं और आंख के नीचे की स्किन थोड़ी सी रिंकल्ड हो जाती है? इस तरह के और भी बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने भेजे थे, जिनमें से काफी सारे क्वेश्चंस के जवाब उन्हें 36 डिफरेंट रिसर्चर्स से मिले। ऑब्जर्वर ने यह बताया कि जिस तरह के क्वेश्चन डार्विन ने पूछे थे, सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस मैक्सिमम लोगों में देखे जाते हैं। क्रिस्टोफर ब्रेनिगन और डेविड हैम्फ्रीज की लीडरशिप में एक ब्रिटिश रिसर्च ग्रुप ने फेस, हेड और बॉडी के 135 डिफरेंट एक्सप्रेशंस को अलग किया और उनकी लिस्ट बनाई। उन्होंने 9 डिफरेंट टाइप की स्माइल्स को रिकॉर्ड किया, जिनमें से 3 स्माइल बहुत आम हैं, जैसे नॉर्मल स्माइल, अपर स्माइल एंड ब्रॉडर स्माइल। हम में से कई लोग अनडाउटेडली इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो लोग सुनते या बात करते टाइम हमारी तरफ नहीं देखते हैं, वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। माइकल अर्गिले ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर में लिखा कि लोग 30 से 60% टाइम कम्युनिकेशन के दौरान एक दूसरे को देखते हैं। अगर कोई बातचीत के दौरान 60% टाइम एक दूसरे को बस देखता है तो शायद वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। ये 2 लवर्स भी हो सकते हैं और 2 दुश्मन भी हो सकते हैं। जब किसी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उन्हें अनकंफर्टेबल कर दे या गिल्टी फील कराए तो वो नजरें चुराने लगते हैं। दूसरी ओर अगर किसी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उन्हें डिफेंसिव, एग्रेसिव और एनिमिटी महसूस कराता है तो ऐसे लोगों का आई कनेक्शन ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। पर हर रूल की तरह इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। अलग अलग लोग और कल्चर्स में आई कनेक्शन करना अलग अलग होता है। कुछ लोग अपने शर्मीलेपन की वजह से आई कनेक्शन से बचते हैं। इस तरह के लोग आपको बहुत ईमानदार और डेडिकेटेड मिलेंगे, पर हर बार जब वो किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो लोग उन पर डाउट कर लेते हैं कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। गेस्चर्स मटेरियल में अगला पॉइंट है वॉकिंग गेस्चर्स।
हर किसी की चाल अलग होती है, जिससे वो अपने दोस्तों को आसानी से पहचान में आ जाता है। अगर कोई बच्चा तेजी से चलता है तो उसका मतलब कई बार ये माना जाता है कि वो बहुत खुश है, और अगर वो खुश नहीं है तो वो इस तरह से चलता है कि जैसे उसके पैरों में बहुत वजन बांध दिया गया हो और उसके कंधे झुके होते हैं। वॉकिंग के बारे में शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ए स्ट्रूटिंग प्लेयर हुज कॉन्सेप्ट लाइज इन हिज हैमस्ट्रिंग। एक अकड़कर चलने वाले खिलाड़ी जिसका ईगो उसकी हैमस्ट्रिंग में होता है। हैमस्ट्रिंग पैरों में पाई जाने वाली मसल्स है। आमतौर पर जो अडल्ट फास्ट चलते हैं और अपनी आर्म्स को फ्रीली मूव करते हैं, वो अपने गोल्स के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और उन्हें आसानी से पा लेते हैं। जबकि हैबिचुअल जो आदमी अपने हाथों को पॉकेट में डालकर चलता है, यहाँ तक कि हॉट वेदर में भी, वो सीक्रेटिव और क्रिटिसाइज करने वाला होता है। एक तरह से वो डेविल्स लॉयर होता है जो कि दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करता है। जब लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं तब भी वो अपने हाथों को पॉकेट में डालकर चलते हैं, शायद ही कभी ऊपर देखते हैं या ध्यान देते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की मेंटालिटी में किसी आदमी को फुटपाथ पर चलते हुए देखना एबनॉर्मल नहीं है। जो आदमी कमर पर हाथ रखकर चलता है, मतलब बर्स्ट ऑफ एनर्जी वॉकर, वो अपनी लाइफ के लॉन्ग डिस्टेंस के गोल को कम टाइम में कंप्लीट करना चाहता है। शायद इस तरह की फेमस वॉक टाइप के एग्जाम्पल सर विंस्टन चर्चिल थे। जो लोग किसी प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, वो चलते टाइम अक्सर मेडिटेशन पोज में आ जाते हैं, सिर नीचे, हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए, और उनकी स्पीड बहुत कम होती है। सेल्फ सेटिस्फाइड और कुछ हद तक इगोइस्टिक लोग जिनको उठाकर और अपनी आर्म्स को कुछ ज्यादा ही मूव कराते हुए हार्श फुट मूवमेंट्स के साथ चलते हैं। बेनिटो मुसोलिनी इसके फेमस एग्जाम्पल है। आपने मदर डक को चलते हुए देखा होगा कि किस तरह से डकलिंग्स अपनी माँ को फॉलो करते हैं। ठीक इसी तरह से जिन लोगों को लीडरशिप में आगे जाना होता है, उन्हें अपनी वॉक को इस तरह से मूव करना होता है कि बाकी लोग उन्हें फॉलो करें। नेक्स्ट गेस्चर मटेरियल है शेकिंग हैंड्स। कई मेल्स को याद होगा कि कैसे उन्हें किसी क्लोज फ्रेंड ने या क्लोज रिलेटिव ने ये सिखाया कि हैंडशेक कैसे करते हैं। अक्सर समझाते टाइम वो ये बोलते हैं कि हैंडशेक लाइक ए मैन। इसका क्या मतलब है? वो कहना चाहते हैं कि हाथ को स्ट्रांगली पकड़ो, उसको कैसे फर्मली प्रेस करना है, कैसे रिलीज करना है, इसके बारे में डायरेक्शन देते हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस वुमेन को ये नहीं सिखाता कि हाउ टू हैंडशेक लाइक ए वुमेन। वो सेल्फ डिफेंस के लिए स्ट्रांगली हाथ मिलाना सीखती है, क्योंकि उसे लगातार ऐसे बिजनेसमैन मिलते हैं जो लाइक ए मैन की तरह से हैंडशेक करते हैं। वुमेन अक्सर दूसरी वुमेन के लिए ट्रू इमोशंस शो करते टाइम या किसी क्राइसिस के टाइम हैंडशेक नहीं करती हैं। वो एक दूसरे के हैंड्स को होल्ड करती हैं और फेशियल एक्सप्रेशन से डीप सिंपैथी शो करती हैं। बहुत कम फीमेल्स किसी मेल के साथ इस तरह का गेस्चर इस्तेमाल करती हैं। इस तरह का एक्सप्रेशन जेंडर स्पेसिफिक माना जाता है। हैंडशेक करना दोनों हाथों को ऊपर उठाने की प्रिमिटिव मतलब आदिम गेस्चर का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जो ये शो करता है कि आपके पास कोई वेपन नहीं है। पहले जिन गेस्चर से लोग दूसरे को ये बताते थे कि हमारे पास कोई वेपन नहीं है, बाद में वही गेस्चर्स ग्रीटिंग के लिए यूज किए जाने लगे। रोमन्स में ग्रीटिंग के लिए हाथ को चेस्ट तक लाने का गेस्चर किया जाता है। रोमन एम्पायर के टाइम में मेल्स एक दूसरे को हैंडशेक करने के बजाय आर्म से पकड़ते थे। मॉडर्न हैंडशेक वेलकम करने का एक सिग्नल है। हथेलियां आपस में मिलकर ओपननेस का सिग्नल देती हैं और टच यूनिटी का संकेत देता है। हैंडशेक के ट्रेडिशंस हर देश में अलग अलग होते हैं। फ्रेंच लोग रूम के अंदर एंटर करते टाइम और बाहर निकलते टाइम हैंडशेक करते हैं। जर्मन लोग सिर्फ एक बार हैंडशेक करते हैं। कुछ अफ्रीकी लोग हर बार हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियों को चटकाकर फ्रीडम का सिग्नल देते हैं। कुछ जगहों पर कुछ लोग हैंडशेक करने को बुरा मानते हैं। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको हैंडशेक करने से पहले लोकल ट्रेडिशंस के बारे में पता लगाना चाहिए। यूएसए के मेल्स के हाथ मिलाने की फर्मनेस की शुरुआत पॉसिबली इंडियन कुश्ती के स्ट्रेंथ कंटेस्ट से हुई है। कई लोग हैंडशेक करने से दूसरे के कैरेक्टर और बिहेवियर को एनालाइज करने में खुद को स्पेशलिस्ट मानते हैं। ऑलमोस्ट हर जगह ढीले तरीके से किया गया हैंडशेक पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ जगह लोग जानबूझकर इस तरह से हैंडशेक करते हैं। कई एथलीट्स हैंडशेक करते टाइम अपनी पावर को कंट्रोल करने के बारे में ज्यादा अलर्ट रहते हैं और रिजल्ट ये होता है कि वो बहुत कम प्रेशर का यूज करते हैं। एक्सपर्ट आर्टिस्ट जैसे म्यूजिशियन और सर्जन अपने हैंड्स को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं और उन्हें सेव करने के लिए
डिफेंसिव तरीके अपनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी सर्जन का हाथ जरा सा भी शेक करता है तो उसे सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता। अब बात करेंगे हम ओपननेस, डिफेंसिवनेस, इवैल्यूएशन और सस्पिशंस के बारे में। अक्सर जब भी लोगों को ये बताया जाता है कि गेस्चर्स की स्टडी करके वो लोगों के बिहेवियर का पता लगा सकते हैं, तो सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे जान सकते हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं। सच बोलने वालों को झूठ बोलने वालों से अलग करने के लिए गेस्चर्स के बारे में अपनी अवेयरनेस को टेस्ट करने के लिए टीवी प्रोग्राम टू टेल द ट्रूथ एक एक्सपेरिमेंट के रूप में काम कर सकता है। इस प्रोग्राम में 3 लोगों के ग्रुप होते हैं जिनसे एक पैनल क्वेश्चन पूछता है। उनमें से 2 झूठ बोलेंगे और अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश करेंगे। एक सच बोलेगा। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनका बिहेवियर और बॉडी के मूवमेंट को देखना और उनकी कही गई बातों से मैच करना उन लोगों को पहचानने की आपकी कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है जो झूठ बोलते हैं। ओपननेस के गेस्चर से अलग करने से आपको झूठ बोलने वाले इंसान की पहचान आसानी से हो सकती है। ऐसे कई गेस्चर्स हैं जो ओपननेस के ग्रुप्स का हिस्सा हैं। इनमें से है ओपन हैंड्स, एक गेस्चर जिसे हम में से ज्यादातर लोग ऑनेस्टी और ओपननेस से जोड़ते हैं, वो है ओपन हैंड्स। इटालियन लोग खुले हाथों के गेस्चर का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। जब वे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं तो वो अपने खुले हाथों को चेस्ट तक ले जाते हैं और गेस्चर दिखाते हैं, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। ओपन हैंड्स के साथ में शोल्डर्स को उचकाना, ये गेस्चर कई तरीके से काम करता है। कई बार जब लोगों को कुछ पता नहीं होता या वो जानकारी नहीं देना चाहते तब वो इसी तरह से मना कर देते हैं। एक्टर्स इस तरह के इंटरेस्टिंग गेस्चर्स को एक्टिंग में जरूर यूज करते हैं। बच्चों को देखे जब उन्हें कोई अचीवमेंट पर प्राउड होता है तो वो खुलकर अपने हाथ दिखाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से ओपन हैंड्स के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी स्टडी में ये नोट किया कि जब जानवरों को अपनी हम्बलनेस और ओपननेस को दिखाना होता है तो वो अपनी पीठ के बल लेटते हैं। उन्होंने नोट किया कि ऐसी कंडीशन में एनिमी एनिमल्स उस जानवर का फायदा नहीं उठाता। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लियोन ने एक आर्टिकल में लिखा कि जानवरों का पीठ के बल लेटना वुल्स और डॉग्स के बीच सरेंडर का रवैया है। डॉक्टर स्मिथ ने यह एक्सपेरिमेंट वाइल्ड मेल वुल्फ के साथ किया। जब जानवर ने गुर्राना शुरू किया तो स्मिथ लेट गए और उन्होंने अपने गले की स्किन को दिखाना शुरू कर दिया। स्मिथ ने आगे बताया कि वुल्फ ने उनके गले को अपने दांत से छुआ जो कि कुत्तों की तरह का प्यार करने जैसा था। उसने उन्हें नहीं काटा। एक न्यूली मैरिड लेडी के हस्बैंड की फैमिली ने एक पार्टी दी जिसमें उस न्यूली मैरिड लेडी को अपने फैमिली के और फैमिली से बाहर के लोगों के बीच में डिफरेंस करना था। उससे कहा गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीकों से वो पहचान करे। 10 अटेम्प्ट्स में से 8 टाइम्स उसने सही लोगों को चुना, बस ये नोट करके कि किसके कोट उतरे हुए थे या किसके कोट के बटन खुले हुए थे, क्योंकि कोट को उतारकर साइड में रख देना या कोट के बटन खुले होना ये ओपननेस का सिग्नल देता है। जब कोई डील क्रैक करने के लिए किसी मीटिंग में जाता है, अगर मेंबर्स के कोट उतरे हुए हैं या कोट के बटन खुले हुए हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो डील क्रैक हो जाए। डिफेंसिवनेस को कैसे जाने? ओपननेस को दिखाने वाले एक्सप्रेशंस के ऑपोजिट वो एक्सप्रेशंस जो अटैक की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, तब लोगों के गेस्चर्स चेंज हो जाते हैं। अटैक वर्बल या फिजिकल किसी भी तरह का हो सकता है। कोई भी बेसबॉल फैन ये जानता है कि जब कोई एम्पायर कोई ऐसा डिसीजन लेता है जिसे टीम मैनेजर एक्सेप्ट नहीं करता तो उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। मैनेजर मैदान पर अंपायर की ओर दौड़ता है, हाथ हिलाता है या हाथ पीछे की जेब में डालता है। जब तक मैनेजर एम्पायर के पास पहुंचता है तब तक एम्पायर क्लियरली बता चुका होता है कि वो अपने डिसीजन पर डिफेंस करने के लिए तैयार है और मैनेजर बिना किसी बेनिफिट के आर्गुमेंट करता है। अपने डिफेंसिव बिहेवियर ग्रुप के हिस्से के रूप में एम्पायर मैनेजर की ओर अपनी पीठ कर सकता है, ये सिग्नल देते हुए कि बस आपने बहुत बहस कर ली, मैं अपने डिसीजन पर पक्का बना रहूंगा। डार्विन के अकॉर्डिंग क्रॉस आर्म पोजीशन डेली की लाइफ में एक आम बात है और ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में डिफेंसिव शो करने के लिए किया जाता है। टीचर्स इसका इस्तेमाल करते हैं खासकर जब वे अपने दूसरे ग्रुप्स में होते हैं और डॉक्टर इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब वे दूसरे डॉक्टर्स के साथ होते हैं। बहुत छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को डिनाई करने के लिए ऐसा करते हैं और बड़े बच्चे जब अपने राइट्स की बात कर रहे हों तब ऐसा करते हैं। ये किसी एक्सपेक्टेड अटैक या किसी सर्टेन कंडीशन के अगेंस्ट सेफ्टी गार्ड के
रूप में काम करता है जहां से आदमी हिलना नहीं चाहता। राइटर्स ने जितने भी गेस्चर्स पर रिसर्च किया है उनमें से ये गेस्चर समझने में सबसे इजी है और कभी कभी इसे नॉन वर्बल गेस्चर के रूप में सबसे कम पहचाना जाता है। ये एक ऐसा गेस्चर भी है जो दूसरों के गेस्चर को इन्फ्लुएंस करता है। 4 या उससे ज्यादा लोगों के ग्रुप में आप इस डिफेंसिव पोस्चर में अपनी आर्म्स को क्रॉस करके पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस गेस्चर को न केवल सुनते टाइम बल्कि बोलते टाइम भी बनाए रखें और देखें कि ग्रुप के दूसरे मेंबर्स कितनी जल्दी आपको फॉलो करने लगेंगे। एक बार जब आप में से 2 लोग इस सर्टेन कंडीशन को अपना लेते हैं और उसे बनाए रखते हैं तो दूसरे लोग भी इससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाते। इस तरह से आप पाएंगे कि ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड करना कितना इजी है। अनफॉर्चुनेटली कई लोग इस गेस्चर से अनजान हैं और जब उनका ओपोनेंट अपनी आर्म्स को क्रॉस करता है तो वो सिग्नल दे रहा है कि वो डिफेंसिव हो गया है और लोग जान ही नहीं पाते। चेयर के बैक वाले पार्ट पर एकदम टिक कर बैठना, ये कंडीशन और डेस्क के ऊपर पैर रखना, ये एग्रेसिवनेस दिखाने की कोशिश है। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में कई फुटपाथ कैफे से गुजरें तो आप शायद एक मेल अमेरिकी टूरिस्ट को केवल उसके पैरों के क्रॉस करने के तरीके से पहचान सकते हैं। यूरोपीय मेल पैर के ऊपर पैर क्रॉस करके बैठते हैं। ये फिगर 4 का यूज करते हैं। एक पैर हॉरिजॉन्टली क्रॉस किया जाता है और एंकल को दूसरे नी पर टिकाया जाता है। यहाँ तक कि कई अमेरिकी वुमेन जब स्लैक्स पहनती हैं तो इस तरह के गेस्चर्स को यूज करती हैं। अब बात करेंगे इवैल्यूएशन की। कुछ सबसे गलत तरीके से समझे जाने वाले गेस्चर्स वो हैं जिन्हें हम इवैल्यूएशन गेस्चर्स कहते हैं, जो थॉटफुलनेस से रिलेटेड हैं, क्योंकि बिजनेस और सोशल लाइफ में हमारी इफेक्टिवनेस का ज्यादातर हिस्सा कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए फीडबैक और इवैल्यूएशन उस आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है जो जानना चाहता है कि उसका मैसेज कितनी अच्छी तरह से मिला है। किसी थॉट, प्रोडक्ट या सर्विस की एक्सेप्टेंस से पहले इवैल्यूएशन प्रोसेस पर बहुत कम रिसर्च किया गया है। एक मैथ टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। उन्होंने देखा कि एक स्टूडेंट बिना पलक झपकाए उनकी ओर देख रहा है। उसकी बॉडी एकदम स्ट्रेट है, उसने अपने पैरों को जमीन पर एकदम स्ट्रेट रखा है। आपको क्या लगता है कि वो बच्चा टीचर की बात को ध्यान से सुन रहा है, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं? दरअसल वो बच्चा अपनी टीचर को गुमराह कर रहा है। वो ऐसा पोस्चर बनाकर बैठा है जिससे टीचर को ये लगे कि वो उनकी बात को ध्यान से सुन रहा है। चीक पर हाथ रखे हुए गेस्चर। महान मूर्तिकार ऑगस्टे रोडिन ने द थिंकर बनाते समय इस तरह के एक्सप्रेशन को दिखाया था। कौन डाउट करेगा कि उनकी मूर्ति किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरी तरह से तल्लीन आदमी की है। गाल पर हाथ रखे रोडिन के थिंकर जैसे पोस्चर बनाने वाले आदमी किसी तरह के मेडिटेशन में लगा हुआ है। स्ट्रोकिंग चिन मतलब अपनी चिन को सहलाना। ये गेस्चर तब किया जाता है जब लोग डिसीजन लेने के प्रोसेस से निकलते हैं। पॉसिबली हर वेस्टर्न फिल्म में एक सीन होता है जिसमें एक मूंछ वाला फ्रंटियर डॉक्टर ने अपनी चिन को सहलाया हो और कहा, मुझे नहीं पता मार्शल, क्या यह उन डाल्टन को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है। म्यूजिकल फिडलर ऑन द रूफ में जब भी टेवी किसी इम्पोर्टेंट बात पर सोच रहा होता है तो वो हमेशा अपनी दाढ़ी को सहलाता है। डार्विन मेडिटेशन के गेस्चर्स का जिक्र भी करते हैं और रिपोर्ट देते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग लोग कभी कभी अपनी बियर्ड खींचते हैं, आमतौर पर अपने अंगूठे और फर्स्ट फिंगर से चेहरे के किसी हिस्से के कांटेक्ट में, आमतौर पर ऊपरी लिप्स पे। चेस का मैच देखते समय अगली चाल चलने वाले खिलाड़ी में ये गेस्चर अक्सर देखा जा सकता है। कई बिजनेसमैन इस गेस्चर का यूज करते हैं, हालांकि कुछ लोग इसे बस बहुत ही हल्का स्ट्रोकिंग मोशन करके छिपाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सस्पिशन एंड सीक्रेटिवनेस। डाउट या सीक्रेटिवनेस को दिखाने वाले गेस्चर्स को कभी कभी लेफ्ट हैंडेड गेस्चर्स कहा जाता है। राइटर बताते हैं कि जब वो किसी से बात कर रहे थे तो एक आदमी की हैबिट थी कि वो अपना लेफ्ट हैंड बार बार अपने मुंह पर लाता था जब भी वो बात करता था। तब उन्होंने उसकी एक्चुअल फीलिंग्स पूछी तो उस आदमी ने बताया कि उसका मन नहीं है उस काम को करने में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बातें कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते, तो ये बातें उनके गेस्चर्स के रूप में बाहर आती हैं। शेक्सपियर ने हैमलेट में कहा है कि कोई मुस्कुरा सकता है, मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन कोई मुस्कुराकर विलेन भी बन सकता है। इसी तरह नॉन वर्बल ट्रेनिंग या इसके लिए अलर्ट रहने वाले लोग भी समझ जाते हैं कि कोई आदमी लुका छिपी का खेल खेल रहा है।
मतलब कुछ बुरे लोग अच्छे गेस्चर्स का दिखावा करते हैं लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है। साइडवेज ग्लैंस मतलब कि तिरछी नजर, इस तरह के गेस्चर्स भी काफी नेगेटिव होते हैं। जब लोग साइडवेज ग्लैंस देते हैं तो आपको उन पर डाउट जरूर होता होगा। बहुत कॉमन फ्रेज है शी गिव मी ए कोल्ड शोल्डर। ये उस गेस्चर को कंफर्म करता है जिसे हम डिसबिलीफ के साथ जोड़ते हैं। क्या आप स्पेशली ऐसे एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं जब किसी ने आपसे ऐसा कहा हो जो आपको पसंद ना आया हो, जिससे आप एग्री ना हो या नॉर्मली आपको उस पर बहुत डाउट हो? क्या आपने ऐसा कुछ कहते हुए साइडवेज ग्लैंस से देखा और कहा तुम्हारा क्या मतलब है? तो हाउ टू रीड ए पर्सन लाइक ए बुक का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। सेकंड पार्ट में हम आपको डिटेल में और भी एक्सप्लेन करेंगे। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप स्टोरियस पर नए हैं और आपने स्टोरियस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे नए चैनल स्टोरियस शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करें। आपका फीडबैक हमारी वीडियोस को और अच्छे तरीके से बनाने में काफी हेल्प करता है। न्यू बुक समरीज के सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।